खेती विषय के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ ना, तो एक बात मेरी हमेशा समझ में आती है, हमेशा, कि आप खेती विषय का कितना भी अध्ययन कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, वो कमी पड़ जाएगी। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि उसने खेती विषय का सारा अध्ययन कर लिया है या उसने सारी पढ़ाई कर ली है। क्यों? क्योंकि खेती विषय जो है ना, वो बिल्कुल आकाश की भांति है, जो असीम अनंत है, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। खेती विषय का अध्ययन प्राचीन काल से लेकर अब तक अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। प्राचीन काल में हमारे बहुत सारे ऋषियों ने खेती विषय का अध्ययन कर अलग अलग ग्रंथ बनाए हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें से हमें कुछ का नाम भी पता है। जैसे कि पराशर ऋषि ने जो लिखा हुआ है कृषि पराशर नामक ग्रंथ हम सबको पता है, वृक्षाविरुद्ध पता है, कश्यपी कृषि सूक्त पता है, वराहमिहिर जी ने जो लिखा हुआ है बृहद संहिता नामक ग्रंथ, वो भी हम सबको पता है। इतना ही नहीं, वेदों में और शास्त्रों में भी खेती विषय का अध्ययन किया गया है। इन सारे ग्रंथों के अंदर जो सूत्र लिखे गए हैं ना खेती के बारे में, वो सारे के सारे सूत्र आज भी खेती विषय में बहुत बढ़िया तरीके से लागू होते हैं। उनके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। और अगर आज के समय में देखा जाए ना, तो आज के समय में भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने खेती विषय का अध्ययन किया है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज भी खेती के बारे में अध्ययन कर अलग अलग किताबें बनाई हुई है, अलग अलग तंत्र बनाए हुए हैं। हमें कुछ तंत्र दोस्त की वो भी पता है, जैसे कि कृषि कृषि तंत्र है, बायोडायनामिक तंत्र है, जैविक खेती है, बहुत सारे तंत्र है। तो इन सारे व्यक्तियों ने अध्ययन करने के बाद भी, ऋषियों के ग्रंथों के बाद भी, आज भी खेती विषय का ज्ञान अधूरा है। आज भी बहुत सारा ज्ञान जो आना शेष है सामने। आने वाले समय में भी अलग अलग व्यक्ति आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे जो खेती विषय का अध्ययन करेंगे, और वो उनके अध्ययन के साथ ही खेती विषय का बहुत सारा संशोधन सबके सामने लाएंगे। और उन सब संशोधनों का, उन सारे सूत्रों का किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। एक बात समझ लीजिए कि खेती विषय का अध्ययन जो है ना, कोई एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि उसने सारा खेती विषय का अध्ययन कर लिया है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो खेती के ज्ञान को सीमा में बांध रहा है, कहीं ना कहीं उसे सीमित कर रहा है। और ज्ञान को सीमा में बांधने का काम वही व्यक्ति करता है जिसके मन में कहीं ना कहीं अहंकार पल रहा हो। तो खेती विषय का ज्ञान ये अनंत है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आने वाले समय में भी बहुत सारा ज्ञान सामने आएगा जिसका लाभ किसानों को मिलता रहेगा। ऐसे एक व्यक्ति होकर चले गए, उनका नाम है मोहन देशपांडे सर। मोहन देशपांडे सर ने सबसे पहले जोर लगाकर कहा था कि रासायनिक खाद फसलों का आहार ही नहीं है, उनका अन्न ही नहीं है। ये सबसे पहले उन्होंने ही कहा था। और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर ऋषि कृषि तंत्र बनाया था। आज भी उस ऋषि कृषि तंत्र के सानिध्य में बहुत सारे किसान खेती करते हैं। उन्होंने सबसे बढ़िया ऋषि कृषि तंत्र में क्या निकाला था, तो अमृत पानी नाम का एक फार्मूला निकाला था। और मैंने आज तक जितने भी सारे फार्मूले देखे हैं या जितने भी सारे खेती विषय के सूत्र देखे हैं ना, उन सब में सबसे बढ़िया अगर कोई चीज़ लागू होती है या सबसे अच्छे परिणाम देती है तो वो अमृत पानी ही है। अमृत पानी जो है ना, ये वेदों का सूत्र है। अब वेद कितने हैं? 4 है। और 4 वेदों में से एक वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर खेती विषय के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है। उसके अंदर एक अध्याय है, उसका नाम है कृषि सूक्त। तो कृषि सूक्त के अंदर एक श्लोक है। उस श्लोक का कहना है कि अगर आप खेती में सही मात्रा में घी और शहद का इस्तेमाल करेंगे और साथ में वहाँ पर जल और वायुदेव की अगर कृपा होगी, तो वो खेती आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी, अमृत समान आपको फल देगी। इन ग्रंथों के अंदर सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा जाता, वहाँ पर सिर्फ सिद्धांत होते हैं। उन्हें हमें सुलझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। कुछ सिद्धांत तो ऐसे जैसे कि मानो कोई रहस्य हो, उन्हें समझकर सुलझाकर ठीक ठीक मात्रा में हमें बिठाना पड़ता है, तभी हमें उसके खेत में अच्छे परिणाम मिलते हैं।
अभी देखिए, अगर आपने शहद और घी को अगर एक समान मात्रा में ले लिया ना तो वो जहर बन जाता है, और उसे खेत में डाल दिया तो शायद हमारी फसलों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन ग्रंथों के अंदर जितने भी सूत्र हैं ना, जितने भी सिद्धांत हैं ना, उन्हें समझ कर सुलझा कर ठीक मात्रा में बिठाना पड़ता है। ये जो अथर्ववेद का जो सूत्र है ना, इसे ठीक मात्रा में बिठाने का काम मोहनदास पांडे सर ने ही किया था, और उन्होंने ही इसे अमृत पानी का नाम दिया था। तो आइए आज क्या करते हैं, हम इस अमृत पानी को किस तरह से बनाना है और किस तरह से खेत में इस्तेमाल करना है ये देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं सारे सूत्र बता रहा हूँ, ये जो फार्मूले बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे फार्मूले विषय मुक्त खेती में सिर्फ सपोर्ट करते हैं। अगर आपको विषय मुक्त खेती में अच्छे परिणाम चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए और बढ़िया उत्पादन चाहिए ना, तो आपने ट्रेनिंग अनिवार्य है। जब भी आपने प्राकृतिक कृषि की ट्रेनिंग होगी ना, तो समय निकालकर अवश्य पूर्ण करिएगा उसे। तो चलिए अभी हम अमृत पानी किस तरह से बनाना है ये देखते हैं। अमृत पानी के लिए सबसे पहले हमें गाय का गोबर लगता है, और वो भी ताज़ा गोबर चाहिए, 24 घंटे के अंदर का। गोबर कितना लगेगा? आप 10 केजी भी ले सकते हो या 20 केजी भी ले सकते हो। तो इस गोबर को हमें सबसे पहले क्या करना है, ज़मीन के ऊपर, पट्टे के ऊपर इसे फैला देना है। इसे फैलाने के बाद गोबर के अंदर हमें क्या करना है, 250 ml गाय का घी मिलाना है। अगर समझो आपको गाय का घी मिला ही नहीं तो भैंस का चल जाएगा, लेकिन जर्सी और होस्टन का नहीं चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी बता रहा हूँ, ज़्यादा अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो गाय का ही यूज़ करना। तो गोबर के ऊपर आप गाय का 250 ml घी डालिए, उसे गोबर के अंदर ठीक से मिला लीजिएगा। ठीक से मिलाने के बाद ही उसके अंदर हमें 500 ml शहद डालना है। कितना? 500 ml। जितना घी लिया है ना, उससे दुगना हमें शहद लेना है, और बाद में शहद को उस गोबर के अंदर ठीक से मिला लेना। जब हमने गोबर के अंदर घी को और शहद को मिला दिया ना, तो उसके बाद 200 लीटर पानी लेना एक टंकी के अंदर, और उस पानी के अंदर हाथ से इस गोबर को मिला देना, ठीक से मिलाना, और बाद में एक आधी लाठी लेकर उसे ठीक से एक बार घुमा भी देना। तो घुमाने के बाद ये हमारा तैयार हो जाता है 200 लीटर का अमृत पानी। अब इस अमृत पानी को खेत में कैसे यूज़ करना है, तो इसे हमें ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर इसकी ड्रिंचिंग करना है। कैसे कर सकते हो आप? अपना जो पंप होता है ना स्प्रे करने का, उसका सामने का नोजल निकाल कर भी आप ज़मीन के ऊपर डाल सकते हो इसे, या गार्डन के अंदर जो झारा यूज़ करते हैं हम सब लोग, उससे भी हम खेत के अंदर इसे डाल सकते हैं, या हाथ में बकेट लेकर भी हम इसे खेत में फेंक सकते हैं। लेकिन इसे खेत में यूज़ करते वक्त एक बात ध्यान में रखना कि इस अमृत पानी का स्प्रे पौधों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, इसका पानी पौधों के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, ये ज़मीन के अंदर ही जाना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और एक बात, जब भी अमृत पानी आपको खेत में डालना हो ना, तो उस समय आपके खेत में नमी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। एक तो आपके खेत में बहुत अच्छी बारिश होनी चाहिए, या फिर आपने पानी दिया होना चाहिए खेत में। अच्छा नमी होने के बाद ही इसे खेत में यूज करना है, इसका ध्यान रखिए, तभी इसके हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब अमृत पानी से होता क्या है? अमृत पानी से आपके खेत में बहुत बढ़िया तरीके से जीवाणु भी बढ़ते हैं और केंचुए भी आते हैं। अगर आपने एक साल में अगर इसे 5-6 बार अगर यूज किया, और अगले साल भी अगर आपने इसे 5-6 बार यूज कर लिया ना, तो आपके खेत के अंदर 1 एकड़ में कम से कम 1 लाख तक केंचुए पैदा होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने जो विषय मुक्त खेती की अन्य जो सारी चीज़ें हैं वो भी करनी पड़ती है, तभी इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 2 साल के अंदर अपने खेत में 1 लाख केंचुए तैयार होते हैं। मतलब आप जब कोई केंचुए का डेपो डालते हो ना केंचुआ खाद बनाने के लिए, वहाँ पर जिस तरह से केंचुए होते हैं ना, उसी तरह से केंचुए हमारे खेत के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो अलग से हमें कोई खेत में केंचुओं का डेपो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतने बढ़िया इसके रिजल्ट मिलते हैं। 1 लाख केंचुए मतलब आपको पता है, ये जो केंचुए होते हैं ना, ये मिट्टी खाने वाले केंचुए होते हैं, सिर्फ गोबर और काड़ी कचरा खाने वाले केंचुए नहीं होते हैं। इसके वजह से देसी केंचुए पैदा होते हैं खेत के अंदर, और देसी केंचुओं की विष्ठा अपने नॉर्मल केंचुए से बहुत बढ़िया होती है, और उसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। हमने खुद देखा है, कम से कम 5, 6, 7 ग्राम तक इसकी विष्ठा आती है एक केंचुए की, एक दिन के अंदर की। बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने हमने अपना बारिश के अंदर शिविर किया है, उनको शायद पता होगा कि केंचुए की विष्ठा कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे गिरती है खेत में। अगर हमने एक केंचुए की 1 ग्राम भी अगर विष्ठा पकड़ी ना, तो 1 लाख केंचुए की विष्ठा एक दिन के अंदर
1 लाख ग्राम तैयार होती है। मतलब हर दिन हमारे खेत में 100 केजी केचुए की विष्ठा तैयार होती है। अब जिस खेत में 100 केजी डेली अगर केचुए की विष्ठा तैयार होती होगी तो उस खेत के अंदर रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं, उत्पादन भी बहुत बढ़िया होता है। इसलिए इस अमृत पानी का हमें यूज करना है। और जिस खेत में केचुआ अच्छे पैदा होते हैं ना, उसका खेत पूरी तरह से सचिद्र बन जाता है, उसमें छेद बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं। अब बारिश के अंदर कितने भी पानी गिरने दो, कितनी भी बारिश होने दो, पानी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि केचुए ने वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में छेद बनाए होते हैं। और केचुआ, देशी केचुआ, मिट्टी खाने वाला केचुआ, जहाँ तक मिट्टी है वहाँ तक वो छेद करता है। इसलिए आपके खेत में जो पानी की समस्या होती है वो भी इसकी वजह से दूर होती है। मैंने आज तक जितने भी फार्मूला देखे हैं ना, उन सब में सबसे बढ़िया कौन सा है अपना, तो ये अमृत पानी है। तो विश्व खेती में अमृत पानी का आप यूज़ करिए, उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उसकी वजह से अच्छा आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इसे ध्यान में रखिए, बनाते वक्त जितना घी लिया है उससे दोगुना हमें शहद लेना है। और गोबर में सबसे पहले हमें क्या करना है, घी ही मिलाना है और बाद में शहद मिलाना है। और खेत में डालते वक्त इसका भी ध्यान रखिए कि अमृत पानी पौधों के ऊपर गिरना नहीं चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा ना तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे किसानों ने इसका यूज़ किया था, लेकिन उन्हें जिस तरह से रिजल्ट चाहिए उस तरह से मिले नहीं। इसकी वजह क्या थी? एक तो उन्होंने बनाते वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, या तो फिर खेत में डालते वक्त कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। इसकी वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, नहीं तो वरना अमृत पानी के जैसे रिजल्ट किसी और चीज़ के है ही नहीं। तो चलिए, सभी बारिश के दिनों में अमृत पानी अच्छे से बनाइए, खेत में डालिए और मुझे भी बताते रहिए। तो सबको मेरा नमस्कार।